नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवा। और आज की सबसे बड़ी खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें आज तक की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। दूसरी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे की, जिस पर हमारी नजर टिकी हुई है। बंगाल की सियासी लड़ाई पर हर अपडेट आपको देंगे। आपको हम ले चलेंगे कश्मीर, जहां आतंकवाद पर वोट से चोट हो रही है। आपको दिखाएंगे डीडीसी चुनाव के 5वें दौर का पूरा हाल। इसके अलावा आपको बिहार के दरभंगा में ज्वेलरी दुकान से 5 करोड़ के जेवरात की लूट की कहानी भी बताएंगे। और अब शुरुआत करेंगे शतक आज तक के साथ। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें दौर के लिए मतदान, दोपहर 2 बजे तक वोटिंग। जम्मू कश्मीर में डीडीसी की 37 सीटों के लिए वोटिंग, 299 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज जम्मू में डीडीसी के लिए 20 सीटों पर मतदान, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वोटिंग से पहले सज्जाद लोन ने उरी में पैसे बांटने वाले मसले को उठाया, कहा छिपाने की हो रही है कोशिश, दखल दें एलजी। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत, मनकोट और कृष्णा घाटी में भारी हथियारों से फायरिंग, भारत ने दिया करारा जवाब। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया, बोले कृषि कानून के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, बोले दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान, 14 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्री और नेताओं के घेराव की दी चेतावनी, बोले सरकार को वापस लेना होगा 3 कानून। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों के मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिले थे विपक्ष के 5 दिग्गज नेता। राहुल गांधी और शरद पवार के साथ लेफ्ट और डीएमके के नेता भी रहे मौजूद। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानूनों को वापस लेने की मांग, कहा किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार। तो मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार ने फिर शुरू की माथापच्ची, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों को भेजे प्रस्ताव में कानून में संशोधन के लिए तैयार थी सरकार, एपीएमसी को और मजबूत बनाने का भी दिया था भरोसा। आज किसान आंदोलन का 15वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह। सिंगू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहे हैं जत्थे। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीर, सेहत ठीक रखने के लिए आंदोलनकारियों ने बनाया जिम। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही किसानों की तबियत, सिंगू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के चीला बॉर्डर पर जमे हैं प्रदर्शनकारी किसान, आंदोलन से पीछे हटने को नहीं है तैयार। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने सड़क किनारे डाला डेरा, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों का जमावड़ा, कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राज साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा, कहा आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ। राज साहब दानवे की टिप्पणी पर किसानों ने जताई नाराजगी, बोले मंत्री को सोच समझकर देना चाहिए बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, आज डायमंड हार्बर इलाके का करेंगे दौरा। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा, कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हम जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन और नहीं अन्याय नाम से चलाया अभियान। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, ट्वीट कर दुआरे सरकार अभियान की तारीफ की। भवानीपुर में बीजेपी से चंद मीटर की दूरी पर टीएमसी भी चला रही है अभियान, दुआरे सरकार नाम से चल रहा है कैंपेन। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी दफ्तर में किया उद्घाटन। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए बंगाल के पूर्व सीएम दुर्गापुर में मेयर और पार्टी के पार्षदों के साथ ममता ने की बैठक, विकास के काम को लेकर दिए दिशा निर्देश। त्रिपुरा में बीजेपी में तनातनी जारी, सीएम बिप्लब देव ने घर पर बुलाई बैठक, 21 विधायक हुए शामिल।
बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। आज प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट की रखेंगे आधारशिला। दोपहर 1 बजे नए संसद भवन का भूमि पूजन। 971 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य संसद भवन। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिलेगा ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सांसदों के लिए होगी जगह। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का दुनिया ने देखा दम। हैदराबाद में भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे 64 देशों के डिप्लोमैट्स। हैदराबाद के जेनोम वैली की तैयारियां देखकर हैरान रह गए दुनिया भर के राजनयिक। कहा काफी आगे बढ़ गया है हिंदुस्तान। एक्टिव मरीजों के मामले में 9वें पायदान पर पहुंचा भारत। 2 दिन के अंदर 2 सीढ़ी नीचे खिसका। 18,000 से ज्यादा घटे केस। भारत में ठीक हो रहे हैं 94.64% संक्रमित। केवल 3.87 मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मामले। 97,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 412 लोगों की मौत। अब तक 1,41,000 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 92,53,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3200 नए मामले। 5,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले। 15,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारी। तैयार किए गए कार्गो विमान। केरल में स्थानीय चुनाव के लिए मतदान। कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और वायनाड में वोटिंग। महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार के नाम पर लॉन्च की ग्रामीण समृद्धि योजना। उद्धव कैबिनेट में लगाई मुहर। उद्धव कैबिनेट ने शक्ति कानून के मसौदे पर लगाई मुहर। बलात्कार के लिए सजाए मौत का प्रावधान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 25 जनवरी को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सैलानियों के लिए खोल दी गई अजंता की गुफाएं। करीब 9 महीने बाद दिखी रौनक। अनिल कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट एके वर्सेस एके की सीन पर भारतीय वायुसेना ने जताई आपत्ति। तुरंत हटाने की मांग की। अनिल कपूर ने जताया खेद। साईं मंदिर ट्रस्ट के ड्रेस कोड अपील पर विवाद। भूमाता ब्रिगेड ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। दिल्ली सटे गुरुग्राम के पौष इलाके में चेन स्नैचर का आतंक। महिला के गले से सोने की चेन छीनकर हुए फरार। अलीगढ़ में दरोगा बनकर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। कई जिलों में दर्ज है केस। उत्तरी 24 परगना में विस्फोट से हड़कंप। 2 बच्चों के घायल होने की खबर। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गुटखा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में एक युवक ने पत्नी और सास की ली जान। पत्नी की मौत, सास की हालत गंभीर। प्रयागराज में अतीक अहमद के गैंग के शार्प शूटर मुबारक खान के मकान पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए अवैध निर्माण का आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एसीबी ने अपने ही विभाग के एडिशनल एसपी को दबोचा। 80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। फरीदाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 2 की गिरफ्तारी के बाद 14 लाख कैश, 21 मोबाइल फोन जब्त। बिहार के दरभंगा में जौहरी की दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट। लुटेरों ने 5 करोड़ के जेवरात पर हाथ साफ किया। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के 50 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने का आरोप। हापुड़ में शादी समारोह के दौरान दारोगा के बेटे की दादागिरी। मैरिज होम के संचालक की जोरदार पिटाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की पहल मेडिकल कैंप का आयोजन। अमृतसर में लूटपाट गैंग का भंडाफोड़। चोरी की 2 गाड़ियों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गैंग। चोरी की 14 बाइक बरामद। मणिपुर में असम राइफल्स ने पकड़ी हथियार और ड्रग्स की खेप। 165 करोड़ है कीमत। झारखंड के जामताड़ा में 2 करोड़ की लॉटरी के नाम पर बुजुर्ग से ठगी। 1 लाख रुपए की वसूली। चेन्नई में मेनहोल में गिरने से जानलेवा हादसा। 56 साल के शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या। खाना छूने को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड अटैक से हड़कंप। 3 लोग जख्मी। घने कोहरे की चादर में सिमटने लगा दिल्ली एनसीआर। सुबह के वक्त सड़क पर लोगों की बढ़ जाती है मुश्किल। हरियाणा में घने कोहरे की दस्तक। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर रेंगते नजर आए वाहन। बिहार में धुंध ने बढ़ाई मुश्किल। पटना में उड़ान सेवाओं पर असर। यूपी के मैदानी हिस्से में ठंड और कोहरे की मार। सुबह के वक्त 50 मीटर से कम होती है विजिबिलिटी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर। पेशावर में एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से 7 की मौत। दुनिया भर में 6 करोड़ 85 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 15,63,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच।
अमेरिका में 1,56,00,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक कुल 93,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। जो बाइडेन ने किया अपनी स्वास्थ्य टीम का ऐलान। 100 दिन में कम से कम 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन लगाने का किया दावा। मेक्सिको में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले किया जाएगा वैक्सीनेशन। हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस को बेचने की सरकार की तीसरी कोशिश। 19 जनवरी 2021 तक ईओआई मंगाई। रेनो और डैटसन की कार पर मिल रही है भारी भरकम छूट। ग्राहकों को मिलेंगे 70,000 रुपए तक के फायदे। एप्पल ने लॉन्च की अपने पहले ओवर ईयर वायरलेस हेडफोन एयरपोर्ट्स मैक्स की। भारत में 59,900 रुपए है कीमत। अपोलो फार्मेसी में 737 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है अमेजॉन। ई फार्मेसी कारोबार में पकड़ बनाने की तैयारी में है कंपनी। व्हाट्सएप पर नए फीचर्स से अपडेट के बारे में मिलेगा नोटिफिकेशन। बिजनेस करने में होगी आसानी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका। खारिज की पेंसिल्वेनिया के चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका। मेलानिया ट्रंप ने वॉशिंगटन में बच्चों से की मुलाकात। क्रिसमस कार्ड बनाती हुई नजर आई अमेरिका की फर्स्ट लेडी। फ्रांस पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति का भारी विरोध। पेरिस की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अल-सीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हांगकांग में पुलिस ने 8 लोकतंत्र समर्थकों को किया गिरफ्तार। हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप। अमेरिका में लॉस एंजलिस में पार्टी कर रहे युवकों पर पुलिस का एक्शन। ड्रग्स के साथ 160 लोग गिरफ्तार। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट। टॉप पर हैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वी जे को मिला नोबेल पुरस्कार। सादे समारोह में किया गया पुरस्कृत। इंडोनेशिया के सुलावेसी में चर्चा का विषय बना एक मगरमच्छ। शरीर में फंसे टायर को निकालने के लिए सरकार ने किया इनाम का ऐलान। तो आज 15वां दिन है किसान आंदोलन का। सरकार और किसानों के बीच अब भी संघर्ष जारी है। केंद्र के प्रस्ताव को किसानों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने नया कानून वापस लाने के लिए आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर चक्का जाम होगा। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। विरोध की आवाज को और बुलंद करेंगे किसान। इस पर भी अगर सरकार नहीं मानी तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। इस तरह की जानकारी किसान आंदोलन से निकलकर सामने आ रही है। यानी आंदोलन का स्वरूप और बढ़ता जाएगा। और जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं किसानों का ये कहना कि हमारी मांगों को सरकार ने सुना नहीं, माना नहीं, लिहाजा अब इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश भर में फैलेगा। और 12 तारीख को तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे देश भर के टोल फ्री किए जाएंगे। उसके बाद धरने दिए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और 14 तारीख से अलग अलग राज्यों में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। देख सकते हैं कि किसान यहाँ डटे हुए सिंगी बॉर्डर पर। इनका कहना है कि चाहे कितने भी लंबा संघर्ष हमको करना पड़े लेकिन हम ये तीनों कानून वापस करवा करके रहेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सरकार को ये रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार जो अमेंडमेंट की बात कर रही है कानूनों में वो हमको कतई मंजूर नहीं है। ये पूरे के पूरे कानून वापस करने पड़ेंगे। किसान नेताओं का और आंदोलनकारियों का साफ तौर से यही कहना है कि हम लोग इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर धरने पे और आंदोलन पे इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि ये जो किसानों के खिलाफ जो कानून है ये सरकार को वापस करना पड़ेगा। और सरकार को ये रास्ता सुझाना है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हम लोग चाहते थे कि सरकार कुछ रास्ता निकाले, हमको उम्मीद भी थी, लेकिन सरकार सिर्फ बातचीत कर रही है। किसान नेता सुखविंदर सिंह का भी यही कहना है, जसवीर सिंह से भी यही बात की, बाकी आंदोलनकारियों का भी यही कहना है कि सरकार जो है सिर्फ टाल मटोल कर रही है। सिवाय टाल मटोल के सरकार ने हमारी जो मांगे थी उसको एड्रेस नहीं किया। तो किसान नेताओं का कहना है कि हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंघू बॉर्डर। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वहां पर किस तरीके की तैयारी है किसानों की, क्योंकि एक तरफ तो बातचीत विफल हो रही है, हमने ये भी देखा है किसान आगे ये संघर्ष जारी रखने वाले, कई महीनों तक का इंतजाम कर लिया गया, लेकिन इस बीच अब रणनीति क्या होगी, कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी किसानों की तरफ से?
देखिए नेहा, किसानों की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि उनकी मांगे जब तक मानी नहीं जाएंगी, यानी कि जो 3 किसानों से जुड़े हुए कानून हैं उनको सरकार अगर वापस नहीं करती है तब तक वो लोग यहाँ डटे रहेंगे। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ जहाँ किसान आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से 3 स्तरीय बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है और उस पार सारे किसान अभी भी डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि आज उनके आंदोलन का 15वां दिन है और सरकार की तरफ से जो बातचीत हो रही है उसमें टाल मटोल एक तरीके से की जा रही है। उनकी बातों को इस वक्त भी माना नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर किसान जो टिकरी बॉर्डर है यहाँ पर डटे हुए हैं और ये जो पूरा रास्ता है ये रोहतक की तरफ रास्ता हरियाणा से दिल्ली की तरफ आता है और ये पूरा रास्ता बंद है। यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है ये पूरा लगाया गया है। तो स्थिति साफ है कि सरकार ये कह रही है कि किसानों के पास उन्होंने एक प्रपोजल जो भेजा था, हालांकि किसानों की तरफ से उस प्रपोजल को खारिज किया गया है और वो कह रहे हैं कि इसकी किसी भी बात को वो लोग मानेंगे नहीं। किसानों का आंदोलन और तेज होने का अंदेशा बढ़ गया है। केंद्र सरकार भले ही किसानों को मनाने के लिए अपने कृषि कानून में सुधार और संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। किसानों ने कहा सरकार उनके लिए तीनों कानूनों को रद्द करे। सरकार ने कहा कानून रद्द नहीं होगा। किसानों ने कहा हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा हम कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी और एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जिस हित और हक के लिए खुले आसमान के नीचे सियासी घमासान को तैयार है, उनका वो हक पूरा नहीं हो रहा है। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। संवाद की स्थिति में थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ झुकने और रुकने वाली स्थिति दिख नहीं रही है। तो आगे क्या होगा? तो आगे अब किसानों ने आर पार वाली रणभेरी बजा दी। एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। इसलिए उम्मीद थी कि जब सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है तब शायद किसान मान जाए, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं। उन्हें तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए तो चाहिए, सरकार भले ही सुधारों की लिखित गारंटी दे रही हो। इसलिए सरकार के प्रस्ताव को देखने के बाद उन्होंने आपस में बैठक की और निकले तो इस विमर्श के साथ कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दबाव है और उस दबाव में आने वाले नहीं। संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले दिए हैं। किसानों ने न सिर्फ सरकार के सुधार प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर पर जमे आंदोलन को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। किसानों का पहला फैसला ये है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला ये है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे, जिला जिला धरना दिया जाएगा। तीसरा फैसला ये है कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद रहेंगे। चौथा फैसला ये है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। पांचवा फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है। और छठा फैसला ये है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, बहिष्कार करेंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग
14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। किसानों ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले बंद कर दे, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसान सड़क पर है तो सरकार भी अन्नदाताओं के लिए परेशान है। जब किसानों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया तो केंद्र की हलचल और बढ़ गई। मंगलवार को इस मामले में डायरेक्ट एंट्री लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह के घर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच गए। साफ है कि किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार जुट गई है। श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। आज किसानों का आंदोलन देखकर 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ जाता है। आज किसानों के एक नेता राकेश टिकैत हैं। तब इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने 32 साल पहले दिल्ली ठप कर दिया था। तब राजीव गांधी की सरकार थी और सरकार को किसानों की मांगों पर गौर करना ही पड़ा था। पंजाब हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के किसान नेता आज कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर डटे हैं। उनमें से एक राकेश टिकैत भी है। रास्ता जो निकलेगा, 3 बिल सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। वे आज कर दो, वे 2 दिन में कर दो, वे 10 दिन में कर दो, वे 2 महीने में कर दो। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का, वो रास्ता जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरे बिल इनको खारिज करने पड़ेंगे। राकेश टिकैत हो या कोई और किसान नेता, इन सबको आंदोलन की प्रेरणा जिस किसान नेता से मिली वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। राकेश टिकैत के पिता, एक ऐसा किसान नेता जो कभी सरकार की चौखट पर नहीं जाता था, बल्कि सरकार उस किसान के दर पर आकर खड़ी हो जाती थी। पिता से मिली उसी किसान विरासत को लेकर राकेश टिकैत आज किसान आंदोलनों के एक अगुवा बने हुए हैं। हमने कहा कि एमएसपी से नीचे खरीदना हो, वो कानून बन जाए। भाई व्यापारी किसान को लूटता है, एक मापदंड तो हो ना, एक पैरामीटर्स हो जाए कि इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। हम कहाँ कह रहे हैं एमएसपी हट रही है। राकेश टिकैत 2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़े थे, जबकि उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत शुरुआत में तो राजनीति से 4 हाथ की दूरी बनाकर रखते थे। कम से कम चुनाव लड़ने के मामले में एक जमाने में उनके मंच पर किसी नेता की एंट्री बैन होती थी। यहाँ तक कि किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को भी सियासी होने के कारण उन्होंने मंच पर आने से रोक दिया था। लेकिन बाद में सियासी दांव भी आजमाए। युवा आंदोलन अब की मर्तबा सा जुड़ा, इसमें सभी दल और सभी बिरादरी एकजुट है। आज यहाँ से 17 धरने चले। कम से कम 3 ऐसे मौके आए जब सीनियर टिकैत ने राजनीतिक पहल की। 1991 में उन्होंने राम के नाम पर वोट देने की अपील की, जिसके कारण बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली। 1996 में टिकैत ने अजीत सिंह पर दांव लगाया और दूसरा सियासी प्रयोग किया भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाकर, जिसको विधानसभा में 8 सीटें मिली थी। तीसरी बार अपने किसान यूनियन के राजनीतिक विंग के रूप में भारतीय किसान पार्टी बनाई, लेकिन उनकी राजनीतिक पूंजी कभी खास फायदा नहीं दे पाई। हाँ, किसानों वाली खनक ऐसी थी कि दिल्ली दरबार उनके तेवर से कांप जाता था। किसानों को एक आंदोलन के सूत्र में बांधने वाला एक बड़ा नाम था महेंद्र सिंह टिकैत का। टिकैत एक ऐसे किसान नेता थे जो सीधे प्रधानमंत्री से ये पूछने की जुर्रत कर सकते थे कि क्या उन्होंने वाकई में रिश्वत ली है। नरसिम्हा राव पर जब हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा, उस दौरान टिकैत प्रधानमंत्री से मिले। वो किसानों के मुद्दों पर मिल रहे थे, पर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वाकई में उन्होंने रिश्वत ली है। राव सन्ने रह गए। टिकैत ने बस इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हर्षद मेहता जिसने करोड़ों का घोटाला किया उसे तो आप कुछ नहीं कह पाए, लेकिन
किसानों को 200 रुपए वसूली के लिए जेल भेजा जा रहा है। आज किसान कृषि कानून के खिलाफ उमड़े हैं। ऐसे ही 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बोट क्लब पर रैली करने वाले थे। किसान बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे थे। उनको दिल्ली के लोनी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई। किसान नहीं रुके। पुलिस ने लोनी बॉर्डर पर फायरिंग की और 2 किसानों की जान चली गई। पुलिस की गोली लगने से कुटबी के राजेंद्र सिंह और टिटौली के भूप सिंह की मौत हो गई थी। इसके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचे थे। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पहले तो दबाना चाहा, लेकिन किसानों का तेवर देखकर उन्हें खुद बात करनी पड़ी थी। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार के प्रस्ताव पर नहीं माने किसान, कहा नए कानून के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान आंदोलन तेज करने का ऐलान, अब हाईवे पर करेंगे चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान। 14 दिसंबर को होगा किसानों का देश भर में धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घेराव की भी दी चेतावनी, बोले सरकार को वापस लेना होगा कानून। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें दौर का मतदान जारी, दोपहर 2 बजे तक होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के 37 सीटों के लिए वोटिंग, 299 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज जम्मू के डीडीसी चुनाव के लिए 20 सीटों पर मतदान, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वोटिंग से पहले सज्जाद लोन ने उरी में पैसे बांटने वाले मसले को उठाया, कहा छिपाने की हो रही कोशिश, दखल दें एलजी। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत, मनकोट और कृष्णा घाटी में भारी हथियारों से फायरिंग, भारत ने दिया करारा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, आज डायमंड हार्बर इलाके का करेंगे दौरा। बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमाने की कवायद तेज, मछुआरों के संगठनों से भी जेपी नड्डा करेंगे मुलाकात। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा, कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन और अन्याय नहीं नाम से चलाया अभियान। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, ट्वीट कर द्वारे सरकार अभियान की तारीफ की। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर, आज प्रधानमंत्री रखेंगे नए आधारशिला। दोपहर 1 बजे नए संसद भवन का भूमि पूजन, 971 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य संसद भवन। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें, राज्यसभा में 326 सांसदों के लिए होगी जगह। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मामले, 97,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 412 लोगों की मौत, अब तक 1,41,000 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 92,53,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3200 नए मामले, 5,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, 15,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
आजादी के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश को नए संसद भवन का तोहफा देने जा रही है। नए संसद भवन के निर्माण का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। नया संसद भवन 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। नया संसद भवन पुरानी बिल्डिंग के करीब ही होगा। जब नया बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। नया संसद भवन बेहद अत्याधुनिक होगा। अद्भुत और तमाम तरीकों के नए उपकरण इसमें लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये न्यू इंडिया आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसकी बुनियाद पीएम मोदी ने रख दी है। लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन का अब रंग रूप बदलने वाला है। न्यू इंडिया की संसद अब एडवांस और हाईटेक होने जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 12:55 पर होगी, जिसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन 1:30 बजे किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी करीब 2:15 बजे संबोधन करेंगे। पुराना भवन को अनुमानित 100 वर्ष हो गए हैं और लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा भी हुई है। देश दुनिया में नए परिवर्तन भी हुए हैं। इसलिए अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए नए भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आजादी के 75वें साल में संसद सत्र की शुरुआत नई बिल्डिंग में होगी। भारत की संसद भवन का खाका तैयार हो चुका है। संसद भवन की नई इमारत का डिजाइन त्रिभुज के आकार का होगा और पुराने परिसर के पास इसका निर्माण होगा। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा संसद सदस्यों के लॉन्ज, कई कमेटियों के लिए कमरे, डाइनिंग एरिया और पार्किंग स्पेस होगा। नए भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के लिए सीटें आवंटित होंगी। ये इमारत 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बनने में करीब 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जिसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड भी होगा। नई बिल्डिंग में भी 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से एक ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगे। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे हस्तशिल्प, हमारे आधुनिक नए भारत के वह आधुनिक कलाकृति वाले लोग, जिन्होंने अपनी कला से पूरे विश्व में भारत का नाम गौरव किया है, उसकी एक झलक भी नए संसद भवन में होगी। मुझे आशा है कि ये संसद भवन संपूर्ण देश की विविधता का, एकता का प्रतिबिंब होगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा। इसका इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों में भी किया जाएगा। दिल्ली से पौलमी शाह, राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और जरा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है और क्या तैयारियां कर ली गई हैं अभी तक? नेहा, 12 बजे से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा भूमि पूजन का, और एक तरह से कह सकते हैं कि खास दिन है नई संसद का जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12:30 बजे से जो सर्वधर्म पूजा है, सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद होंगे, वो पूजा की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद 1 बजे का समय रखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। ये पीछे पुरानी एक तरह से जो इस वक्त संसद भवन है उसके प्रांगण में नई संसद की जा रही है। और कई खास बातें हैं नेहा, तौर से 4 मंजिला ये इमारत होगी और तमाम जो आधुनिक चीजें होंगी वो ध्यान में रखी गई। खासतौर से आज 75
साल पूरा होने के मौके पर आने वाले दिनों में जिस तरह से सांसदों की संख्या, उनकी सीटों को लेकर चीज़ों को रखा गया है, इसके साथ ही खासतौर से प्रधानमंत्री और जो दूसरे बड़े वीआईपी हैं उनका जो आवागमन होगा वो यहाँ अगर राजपथ की बात करें तो अंडरग्राउंड होगा, बिना किसी सुरक्षा तामझाम के सीधे संसद भवन के अंदर वो पहुंचेंगे। ऐसे तमाम फीचर इसमें रखे गए हैं 4 मंजिला जो इमारत है उसमें, और ख़ासतौर से एक सेंट्रल हॉल जो पुरानी संसद में एक खास जगह होती है उसकी जगह एक अलग से दूसरा हॉल तैयार किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम सीटों की बात करें, लोकसभा राज्यसभा दोनों में सांसदों के बैठने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। उनके आराम को देखते हुए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक का उसमें इस्तेमाल किया गया है। पार्किंग की बात की जाए उसके लिए एक खास पूरा बेसमेंट होगा। इसके अलावा सुरक्षा के जो इंतजाम होंगे उसके लिए भी तमाम चीजें रखी गई हैं। हालांकि जो नई बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले में छोटी जरूर होगी, लेकिन तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ और जो एक तरह से आजादी के 75 साल भूमि मौका पूजन होने का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आपके पास लौटेंगे मंजीत हम और अपडेट्स के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद बेहद मायने रखती है। पहली बार पीएम बनने के बाद जब वो संसद भवन आए थे, उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर को प्रणाम किया और जो भाषण उन्होंने दिया था उस समय वो भी लोग याद रखते हैं। लेकिन जिस तरह से अब सरकार नए संसद भवन की दिशा में आगे बढ़ रही है, पुराने को एक म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा ताकि उस ऐतिहासिक धरोहर को भी सहेज कर रखा जा सके। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 14 मई 2014 और 27 मई 2019 की, जब दोनों बार प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे थे। तब दूसरी बार पीएम बनने पर पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम किया। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि पीएम ने संसद को किस आदर और श्रद्धा की नजर से देखा है। तो कैसा होगा नया संसद भवन का स्वरूप? आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल से बात की। उनकी जुबानी नए संसद भवन का प्लान सुनिए। ये दिन काफी स्ट्रेस्ड है। पार्लियामेंट के अंदर एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये एक प्रोजेक्ट के अंदर शायद एक नई पार्लियामेंट बने और ये जो जिसके अंदर सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो, और ये पुरानी है उसको शायद म्यूजियम में बन जाए। यहाँ पे जो पार्लियामेंट आज के दिन तो 550 जितनी कैपेसिटी है पार्लियामेंट की लोकसभा में, वो बढ़ के 700-800 हो जाए तो भी बैठ सके वैसा हॉल नया बनाना है। दूसरा भाग है नॉर्थ ब्लॉक, दूसरा भाग है पूरी सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए पूरी ऑफिसेज बनानी है जिसमें 60 to 70,000 60 से 70 हज़ार लोग काम करेंगे। आज के दिन सिर्फ 20,000 लोग के लिए वहाँ पे ऑफिस है। वो पुराने बिल्डिंग हो गए हैं, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको भी तोड़ के नए बिल्डिंग बनाना है जिसमें 60 से 70 हज़ार लोग काम करें। इससे बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ सकती है और गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। वही तो उसके पीछे एक विजन है कि एक जगह पे सभी ऑफिस हो तो सरकार का कार्य अच्छी तरह हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली ये प्रोजेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली आज के दिन 10,000 से 12,000 करोड़ की कॉस्ट आएगी। इसमें 60,000 लोग काम करने वाले हैं और पार्लियामेंट नई बन रही है, नया लैंडस्केप बन रहा है, तो ये कीमत है वो। तो जो आर्किटेक्ट हैं उनकी आप यहाँ पूरी बात सुन रहे थे कि किस आइडिया के साथ, किस प्लानिंग के साथ नए संसद भवन को तैयार किया जाएगा। अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और उससे पहले जो मौजूदा संसद भवन है उसे म्यूजियम की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। आज दोपहर करीब 1 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। सर्वधर्म प्रार्थना का भी कार्यक्रम रखा गया है। 1:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन भी कर सकते हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे संसद भवन की सोच है। अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल का चुनावी तापमान बढ़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भवानीपुर में हुंकार भरने के बाद जेपी नड्डा आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र का रुख कर सकते हैं। दोनों तरफ से हमलों की बौछार जबरदस्त है। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हम
ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे इस बात को। बीजेपी ने इस बार सीधे सीधे ममता के गढ़ में जाकर ललकार लगाई है। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सड़क पर उतरे, वो भी ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की चुनावी भूमि पर। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे, इस बात को। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में जा सकते हैं। नड्डा बंगाल में भरपूर तरीके से गरज रही हैं। ममता और उनकी सरकार पर वार कर रही हैं। अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाय नेम इज ममता, ये दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहाँ इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अपने दौरे में नड्डा ने कल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। आज वो मछुआरों के संगठनों से मिलेंगे और नया वोट बैंक पार्टी के लिए तैयार करेंगे। वैसे ममता को उनके घर भवानीपुर में घेरने का बीजेपी का भी प्लान है। भवानीपुर में 120 दिन तक अभियान चलेगा और बड़े नेता दौरे पर रहेंगे। हालांकि टीएमसी नड्डा और बीजेपी के प्लान को हवा में उड़ा रही है। This democratic country, JP Nadda or anybody can visit Kolkata. But the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. बिहार में विधानसभा चुनाव, तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव, राजस्थान में पंचायत चुनाव, अच्छे प्रदर्शनों से बीजेपी के हौसले सातवें आसमान पर हैं। लेकिन बंगाल का मिजाज अलग है, इसीलिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखने के लिए बुधवार को दुनिया के 64 राजनयिक हैदराबाद पहुंचे। वहीं दिल्ली में देश में बन रही 2 वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर एक अहम बैठक हुई। सरकार ने पहले ही देश में वैक्सीन दिए जाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। कमर कस के तैयार बैठे। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है। कोरोना से जंग में अब आर पार। मोदी सरकार का रोड मैप तैयार। देश के कोने कोने तक पहुंचेगी वैक्सीन। सामने आया दुनिया का सबसे बड़ा प्लान। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मिशन संजीवनी के साथ भारत ने कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अब बस चंद दिन रह गए हैं जब देश में बन रही 3 में से 2 वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। भारत में कोरोना को परास्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। महानगरों से लेकर ब्लॉक तक कोरोना पर वैक्सीन से वार का पूरा रोड मैप तैयार है। पहले चरण में सरकार ने बताया है कि 30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी और 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए एक एम्बिशियस रोल आउट प्लान बनाया गया है। कोरोना का सफाया करने के लिए भारत में 2 टीके लगभग तैयार हैं। इंतजार है तो बस ये कि भारत में इस्तेमाल की उन्हें मंजूरी मिल जाए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। इसके लिए उन्होंने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई को आवेदन दिया था। इस मुद्दे पर दिल्ली में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। उसने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम को अभी और आंकड़े जमा करने होंगे। इसके बाद वो डीजीसीआई से सिफारिश कर सकते हैं।
इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों वैक्सीन में कोई दिक्कत है। सूत्रों की माने तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड के लिए ब्रिटेन में अप्रूवल की अर्जी दे रखी है। वहां से मंजूरी मिलने तक कमेटी इंतजार करना चाहती है। वहीं सबसे ज्यादा जोर इस पर है कि थोड़ी देर हो, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। आज दिल्ली में होने वाली SEC यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक ने एक बात तो साफ कर दी है, वो तब तक एक वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देंगे जब तक उसमें सेफ्टी का डेटा सामने लाकर नहीं आता है। वैक्सीन की रेस में सबसे आगे चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो गया है। वहीं बायोटेक की कोवैक्सीन तीसरे चरण में है। दोनों ने इस्तेमाल के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन दूसरा डोज दिए जाने के बाद के नतीजे आने तक इंतजार करना होगा। एक बार इक्विपमेंट फेज 1 के देने के बाद फिर उसका सेकेंड डोज देने 4 वीक के बाद सेकेंड डोज देना है। सो इट विल टेक अनदर एटलीस्ट 1 मंथ टाइम। माना जा रहा है कि जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार ने 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का रोड मैप तैयार कर लिया है। केंद्र और राज्यों ने प्राथमिकता वाली आबादी की पहचान कर ली है। सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, फिर 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना वैक्सीन लेंगे और फिर 27 करोड़ बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। इसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोग होंगे और ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन को रखने के इंतजाम शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कोल्ड स्टोरेज बेहद जरूरी है, इसीलिए जो कोल्ड रूम पहले से एक बना हुआ है और 2 और बनाया जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर जो सामान है, एसी जैसे एयर कंडीशनर्स है, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बिहार सरकार भी युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के साथ तालमेल किया जा रहा है और अगर सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो तकरीबन 8 लाख से 10 लाख डोज को जो है वो रख रखाव की जो तैयारी यहाँ पर की जा रही है। वैक्सीन देने के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप से लेकर राज्यों में ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाया गया है। अहमदाबाद में गोपी घांगर, पटना में रोहित कुमार सिंह और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।